हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर विदुर एकेडमी। मैं प्रदीप कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ इंडियन ज्योग्राफी का नेक्स्ट पार्ट लेकर, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड वो सभी क्वेश्चंस जो रेलवे ने अब तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे हैं और ये क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाएंगे। तो रेलवे के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज का पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश में किस क्षेत्र में पानी की कमी और खपत सर्वाधिक देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि में। पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। हमारे देश में धरातलीय और भौम जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम जल का 92% जल उपयोग किया जाता है। औद्योगिक सेक्टर में जल का केवल 2% और भौम जल का 5% भाग उपयोग किया जाता है, जबकि घरेलू क्षेत्र में धरातलीय जल का उपयोग 9% किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चमड़ा या कोको इनका संबंध किस क्रांति से था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरी क्रांति से। भूरी क्रांति ये चमड़ा या कोको से थी, स्वर्ण क्रांति बागवानी से, धूसर क्रांति उर्वरक से और काली क्रांति पेट्रोलियम या कोयला से। अगला क्वेश्चन है कि एम एस स्वामीनाथन भारत में हुई इनमें से किस आर्थिक क्रांति से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरित क्रांति से। एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मैक्सिकन गेहूं की किस्म को भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 और 67 में हुई थी। इसे विश्व स्तर पर शुरू करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा था। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से था। गुलाबी क्रांति के बारे में जानते हैं तो गुलाबी क्रांति का संबंध फार्मास्यूटिकल, प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से है। पीली क्रांति का उत्पादन तिलहन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से, हरित क्रांति कृषि उत्पादन से। अगला है कि भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला प्रमुख खरपतवार कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एकिनोक्लोआ क्रुस गैली बार्नयार्ड ग्रास। भारत में धान की फसल में पाया जाने वाला खरपतवार है एकिनोक्लोआ क्रुस गैली। इसका उद्गम जापान माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हरित क्रांति इनमें से किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न और अनाज उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू किया गया एक प्रयास था। इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक इन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में जाना जाता है। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, जिसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी के मध्य में विकासशील देशों में नए उच्च उपज देने वाले किस्म के बीजों के प्रयोग के कारण हुई। भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी फसल सूखा सहिष्णु फसल है, यानी ड्राउट टॉलरेंट क्रॉप इनमें से कौन सी है। तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन ए, बाजरा। बिल्कुल बाजरा ठीक है इसका। बाजरा विपरीत परिस्थितियों एवं सीमित वर्षा वाले शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सूखा सहिष्णु एवं कम अवधि 2 से 3 महीना की ये फसल है, जो लगभग सभी प्रकार की भूमियों में उगाई जा सकती है। इसका प्रयोग दाने एवं चारों
इसका प्रयोग दाने एवं चारे दानों के रूप में किया जाता है। यह जलमग्नता और अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होती है। अगला क्वेश्चन है इंटरक्रॉपिंग यानी अंतर फसल प्रक्रिया इनमें से क्या दर्शाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पास पास या दो से अधिक फसलें उगाना, इंटरक्रॉपिंग। अंतर फसल प्रक्रिया यानी इंटरक्रॉपिंग यह एक ही खेत में पास पास दो या दो से अधिक फसलों की खेती है। जैसे किसी खेत में बोए गए गन्ने की फसल का अंकुरण वह वृद्धि मंद होती है, अतः इसी खेत में गन्ने के साथ खेत के खाली स्थान में अन्य फसलें जैसे सरसों, लहसुन, मूंग, उड़द, प्याज या आदि उगाई जा सकती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य पारिस्थितिक प्रक्रियाओं के संसाधनों का उपयोग करके किसी दिए गए भूमि के टुकड़े पर अधिक उपज का उत्पादन करना है। अगला है कि भारत में चाय और कॉफी की फसलें किस श्रेणी में आती हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, वृक्षारोपण फसलें। चाय और कॉफी की फसलें ये वृक्षारोपण फसलों में आती हैं। बागवानी फसलों की बात करें तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? केला, अंगूर, आलू, प्याज, इलायची, अदरक और हल्दी, ये सभी बागवानी फसलों में आती हैं। नकदी फसलों में जूट, कपास, गन्ना, संतरा, आम, कोको। वहीं खाद्य फसलों की बात करें तो इसमें गेहूं, जौ, धान, मक्का, दालें। अगला क्वेश्चन है कि स्वीट रिवॉल्यूशन मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, शहद से। मीठी क्रांति का संबंध शहद के उत्पादन से है। इसका उद्देश्य शहद के उत्पाद की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा किसानों की आय में इजाफा करना है। अगला क्वेश्चन है संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को डैश क्रांति कहा गया। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पीली। संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक हुई वृद्धि को पीली क्रांति कहा गया। काली क्रांति ये पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति बागवानी, शहद एवं फल उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा या कोको उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा या कुक्कुट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन या प्याज या औषधि उत्पादन। भारत में नीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके उत्पादन से है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य उत्पादन से। मत्स्यायन, मत्स्यायन नीली क्रांति, दुग्ध श्वेत क्रांति, कृषि हरित क्रांति, रेशम उत्पादन सिल्क क्रांति से संबंधित है। अगला है निम्नलिखित में से किसका संबंध भारत में हुई श्वेत क्रांति से नहीं है? ये चार ऑप्शन हैं, बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, इनका संबंध श्वेत क्रांति से नहीं है, ये हरित क्रांति से संबंधित हैं। श्वेत क्रांति से अमूल, आनंद और वर्गीज कुरियन हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे जिन्हें विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के जनक थे जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। इन्होंने 1946 में अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड की स्थापना की थी। अगला है कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के मध्य प्रदेश में से बेवर के नाम से जाना जाता है। कर्तन एवं दहन प्रणाली एक प्रकार की स्थानांतरण कृषि प्रणाली है। किसान पेड़ों झाड़ियों को काटकर उनको जलाकर जमीन को साफ करते हैं और उस जमीन पर खेती का कार्य करते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जमीन के अनुपजाऊ होने पर वह जमीन छोड़कर दूसरी जगह की जमीन पर यही पेड़ों व झाड़ियों के कर्तन व दहन की प्रक्रिया अपनाकर खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती,
उड़ीसा व आंध्र प्रदेश में पोड़ू और मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पूनम कहा जाता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती कहा जाता है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पोडू कहा जाता है और मध्य प्रदेश में बेवर और केरल में पूनम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च जुताई क्या है। तो देखिए, समोच्च जुताई, इसका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। समोच्च रेखाओं के साथ ढालू भूमि पर जुताई समोच्च जुताई कहलाती है। समोच्च जुताई समोच्च रेखाओं के पास ढालू भूमि पर जुताई एवं भूमि के क्षरण को रोकने के लिए की जाने वाली कृषि तकनीक है, जिसमें भूमि की बुआई, जुताई, भू परिष्करण और खरपतवार नियंत्रण करना शामिल है। अगला क्वेश्चन है, विटिकल्चर, जिसे अंगूर की खेती कहते हैं, इसके द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो इसके सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में। विटिकल्चर के द्वारा महाराष्ट्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है। विटिकल्चर अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की शाखा है। इसमें अंगूरों की बुआई, पोषण, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात से। श्वेत क्रांति कहां से शुरू हुई थी? गुजरात से। भारत में श्वेत क्रांति मूलतः गुजरात से शुरू हुई थी। गुजरात में कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा सबसे पहले डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना की गई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्हें श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है, इनके अधीन गुजरात सहकारी विपणन संघ लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी जैसे महत्वपूर्ण संस्थान स्थापित किए गए। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरकों में क्रांति का संबंध किस रंग से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरी। भूरी क्रांति ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी फल उत्पादन से। लाल क्रांति ये टमाटर या मांस उत्पादन से। काली क्रांति कच्चे तेल के संबंध से है। भेड़ की त्वचा की एक पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्तन। क्या बोला जाता है उसको? कर्तन। भेड़ की त्वचा की पतली परत के साथ ऊन निकालने की प्रक्रिया को सियरिंग यानी कर्तन कहा जाता है। डैश के अलावा निम्नलिखित में से सभी खरीफ की फसलें हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं, क्योंकि यह रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, जबकि ज्वार, बाजरा, मक्का, लोबिया, ग्वार ये आदि खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलों की बुआई अक्टूबर नवंबर में तथा खरीफ की फसलों की बुआई जून जुलाई में की जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को डिपा कहा जाता है। झूम कृषि अथवा कर्तन दहन प्रणाली स्लैश एंड बर्न में किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूम, मणिपुर में पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। भारत में धूसर क्रांति यानी ग्रे रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उर्वरक उत्पादन से। धूसर क्रांति या ग्रे रेवोल्यूशन उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। काली क्रांति कोयला से। और कच्चा तेल भी काली क्रांति से संबंधित है। अगला है कि इनमें से किसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्गीज कुरियन को। वर्गीज कुरियन
का जन्म 26 नवंबर 1921 ईस्वी को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इन्हें भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ये मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी मशहूर हैं। इन्हें रेमन मैग्सेसे पद्म विभूषण और आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पीली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन में वृद्धि से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। 2019-20 में 34.19 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन था। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, एम.एस. स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति को सफलतापूर्वक निष्पादित करने का श्रेय एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन तथा विश्व स्तर पर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। हरित क्रांति शब्द विलियम गॉड ने दिया था। नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन को। एम.एस. स्वामीनाथन नामक भारतीय अनुवांशिकीविद इनमें से प्रमुख भूमिका किसकी निभाई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरित क्रांति की। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, इनमें से क्या है? तो इसका सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन बी, बाजरा। माफ कीजिए, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, मक्का। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, तो ये मक्का है, न कि बाजरा। मक्का का वानस्पतिक नाम है जीमेस, एक प्रमुख खाद्य फसल है जो मोटे अनाजों की श्रेणी में आता है। यह मुख्यतः खरीफ की फसल है, यद्यपि देश के कुछ भागों में यह रबी की फसल के रूप में भी उगाई जाती है। भारत के अधिकांश मैदानी भागों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक मक्का सफलतापूर्वक उगाई जाती है। इसे सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है। मक्का उत्पादन के लिए 21 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 60 से 120 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसे वर्ष भर उगाया जा सकता है। मक्का का प्रयोग खाद्य फसल के साथ साथ पशुओं के चारे के रूप में भी किया जाता है। अगला है कि भारत में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक कॉफी दक्षिण भारत में उगाई जाती है, जिसमें कर्नाटक 71%, केरल 21% और तमिलनाडु 5%। भारत का इनमें से कौन सा राज्य कॉफी उत्पादन में अग्रणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ये तो काफी ब्लर्ड है, कोई बात नहीं, मैं बोल देता हूं, आप सुन लेना। डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किसको? केरल को। यहाँ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये देख लीजिए। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो ये कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, डी सही है इसका। सोयाबीन में उत्पादक शीर्ष राज्य जैसे मध्य प्रदेश, फिर ये कौन सा है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, नहीं, पहले मध्य प्रदेश फिर महाराष्ट्र फिर राजस्थान, कर्नाटक फिर आंध्र प्रदेश। इनमें से कौन सी रोपड़ फसल नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बाजरा। ये क्या है? कैंसर है, केसर, सॉरी, केसर डैश का एक उत्पाद है, तो ये कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। अब कुछ दिख तो नहीं रहा है। बड़े पैमाने पर केसर का उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अभी ये एक ही पेज होगा, आगे तो साफ होगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है। भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में की जाती है।
भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? तो रबर का कौन सा है? रबर का केरल होना चाहिए। केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। देश में रबर बोर्ड का मुख्यालय केरल यानी कोट्टायम में ही स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से रबर के वृक्ष भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। इसके दूध यानी जिसे लेटेक्स कहते हैं से रबर तैयार की जाती है। इनका प्रयोग मोटर के ट्यूब, टायर, वाटरप्रूफ कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो कौन सी है इनमें से खरीफ की फसल? ये बाजरा की हो जानी चाहिए। खरीफ फसलों को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता, पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में इनको जून जुलाई में बोते हैं तथा अक्टूबर में काटा जाता है। खरीफ की फसल है धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग और सोयाबीन। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं नहीं है। गेहूं रबी। गोल्डन फाइबर के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जूट को। जूट को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। विश्व में भारत जूट से बनी वस्तुओं का सबसे बड़ा उत्पादक है। जूट का पहला कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट, क्या ये रिसरा, ठीक है, रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुआ था। इस उद्योग के अधिकांश कारखाने पश्चिम बंगाल में हैं। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्पादक है? तो कौन सा? पश्चिम बंगाल। भारत दुनिया भर में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का लगभग 60% जूट का उत्पादन करने में होता है। जूट मुख्य रूप से गंगा के डेल्टा में पैदा की जाती है, जिसे जलोढ़ मिट्टी एवं अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। भारत में पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम और बिहार दूसरे नंबर पर है। अभी देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। डैश कपास का अग्रणी राज्य है, तो इनमें से कौन सा है जो कपास का अग्रणी राज्य हो? ये हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए इज करेक्ट। प्रसन्नगत विकल्पों के अनुसार गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जो ऑप्शंस दिए हैं उस हिसाब से। जबकि पश्चिम बंगाल जूट का और असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर भी बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। वैसे तो कर्नाटक है। महाराष्ट्र यहाँ पर अद्यतन आंकड़ों के अनुसार कपास का उत्पादक राज्य का क्रम कुछ इस तरह है। महाराष्ट्र में 32.1%, गुजरात में 24.8% और तेलंगाना में 8.9%। नागपुर डैश के लिए प्रसिद्ध है? नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संतरे के लिए। नागपुर संतरे के लिए प्रसिद्ध है। स्थानांतरित कृषि का अन्य नाम क्या है? इस स्थानांतरित कृषि को झूम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। वृक्षों की राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। इसे झूम कृषि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अल्फांसो किस फल की किस्म है? तो ये आई थिंक आम की है। बी सही होना चाहिए। अल्फांसो प्रजाति को आमों का राजा कहा जाता है। महाराष्ट्र में इस आम को हापुस और कर्नाटक में आपूस के नाम से जाना जाता है। अल्फांसो आम को जीआई टैग भी प्राप्त है। भारत का कौन सा राज्य गेहूं का अग्रणी उत्पादक है? बताइए इनमें से कौन सा है गेहूं का अग्रणी उत्पादक? तो यहाँ पर इसका सही जवाब होना चाहिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश निम्न खाद्यान्नों के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है। गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और मसूर। भारत का कौन सा राज्य चावल का अग्रणी उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाना चाहिए ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। देखिए, पश्चिम बंगाल चावल में और जूट में पहले नंबर पर, आंध्र प्रदेश मक्का और फल उगाने में, केरल काली मिर्च और प्राकृतिक रबड़ में, उत्तर प्रदेश खाद्यान्न गेहूं और गन्ना में। डैश एक बागवानी फसल है।
तो बागवानी फसल किसको बोला जाता है? चाय और कॉफी को। भारत की बागवानी फसलों के अंतर्गत चाय, कहवा, नारियल, रबड़, इलायची, मिर्च, हल्दी इत्यादि आते हैं। भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र किसका उत्पादक है सबसे बड़ा? ज्वार का। भारत में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है तथा विश्व में ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक देश अमेरिका है, जबकि सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन में चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश होना चाहिए। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। गन्ना एक लंबी अवधि एवं उच्च वर्षा की आवश्यकता वाली फसल है। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है। इनमें से किसका अग्रणी राज्य है उत्तर प्रदेश? तो अभी पढ़ा था हमने गन्ना। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन फसलों के अंतर्गत चना, उड़द, मूंग, मटर, मसूर, अरहर, मूंगफली, सोयाबीन आदि फसलें आती हैं जो फलीदार फसलें हैं। भारतीय फसलों का वर्गीकरण भिन्न भिन्न आधारों पर किया जाता है। खरीफ फसलें हैं धान, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, गन्ना, सोयाबीन। रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर और आलू। जायद फसलें ये कद्दू, खरबूजा, तरबूज, लौकी, टमाटर। दलहनी फसलों के बीजों का मुख्य रूप से प्रोटीन के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश मेघालय की प्रमुख फसल है। इनमें से कौन सी है जो मेघालय की प्रमुख फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनानास। अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। मेघालय कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% जनसंख्या मुख्य रूप से खेती पर निर्भर है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु बागवानी के अनुकूल है। अनानास यहाँ की मुख्य फसल है। इसके अतिरिक्त संतरा, केला, कटहल आदि मेघालय के प्रसिद्ध फल हैं। कौन सा भारतीय राज्य कच्चे रेशम का उत्पादक है, उच्चतम उत्पादक? सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। कच्चे रेशम का उच्चतम उत्पादक राज्य कर्नाटक है। रेशम प्राकृतिक प्रोटीन से बना है। रेशम किससे बना है? प्राकृतिक प्रोटीन से। ये रेशे कुछ कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। सबसे उत्तम रेशम शहतूत के पत्तों पर पलने वाले कीड़ों के लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम के कीटों का पालन रेशम उत्पादन या सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन कहलाता है। इनमें से कौन सी गैर खाद्य फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइबर फसलें। ये गैर खाद्य फसलें। फाइबर फसलें गैर खाद्य फसल है। फाइबर फसलें उनके तंतुओं के लिए उगाई जाने वाली फसल है जो परंपरागत रूप से कागज, कपड़ा या रस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे जूट, कागज, कंपास आदि। जबकि कॉफी, गन्ना, तेल, बीज आदि खाद्य पदार्थ हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में भारत सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में कौन सी फसल उगाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गेहूं। विश्व में भारत सबसे अधिक क्षेत्रफल में गेहूं उगाता है। गेहूं की मात्रा में चीन के बाद भारत है। चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। चावल उत्पादन में चीन प्रथम और भारत दूसरे स्थान पर है। भारत का कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। भारत के सबसे बड़े जूट उत्पादक राज्य क्रम से पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा हैं। पश्चिम बंगाल में जूट के अलावा मछली और चावल भी सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। केरल में नारियल और मसाला, जबकि उत्तर प्रदेश में आलू, गन्ना और गेहूं ज़्यादा उगाया जाता है। भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल की। भारत में चावल की सबसे ज़्यादा खेती होती है। चावल हमारे देश की सर्वप्रमुख खाद्यान्न फसल है। चावल उत्पादन के लिए 20 से 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा तथा जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। उत्पादन की दृष्टि से चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये फिलीपींस के मनीला में है। भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के कटक में है। चावल की कृषि में शोधरत है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है आपको। तो इनमें से कौन सा सही है? खरीफ फसलें सर्दियों की फसलें हैं? नहीं, ये तो सही नहीं है। रबी फसलें मानसून की फसलें हैं? नहीं। रबी गेहूं की रबी, हाँ ये सही है, गेहूं रबी की फसल है। गेहूं रबी की फसल है, सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों के बुआई के समय कम तापमान, पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। कौन सा एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? इनमें से कौन सा है बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। भारत की प्रमुख पेय फसल चाय है। इसकी भौगोलिक दशाएं 150 से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, 24 से 30 डिग्री सेल्सियस का उच्च तापमान, हरी एवं गंधक वाली मिट्टी आदि हैं। यह एक श्रम प्रधान कृषि है। चाय उत्पादन में असम का प्रथम तथा पश्चिम बंगाल का द्वितीय स्थान है। अधिकतर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में होने वाली निम्नलिखित में से किस फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रबड़ को। रबड़ की फसल को 35 डिग्री सेल्सियस तापमान और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। रबड़ का जन्म स्थान ब्राजील है। यह उष्णकटिबंधीय पौधा है। रबड़ वृक्ष के दुग्ध यानी लैक्टेस से रबड़ प्राप्त होता है। भारत में विश्व के उत्पादन का लगभग 1.7% प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रबड़ उत्पादन में भारत का केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक ये अग्रणी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि देश में दूध के कुल उत्पादन का लगभग 17.22% दूध उत्पादन करने वाला डैश देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में देश के कुल दुग्ध का 17.22% उत्पादन के साथ शीर्ष पर है। वहीं दुग्ध उत्पादन में राजस्थान दूसरे नंबर पर आता है। रासायनिक उर्वरक उपज में सुधार करते हैं, लेकिन कुछ मौसमों के बाद मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कास्टिक चूना। उपज में वृद्धि तथा सुधार हेतु रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ समय के पश्चात मिट्टी की निम्न गुणवत्ता के कारण उपज कम हो सकती है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए कास्टिक चूना का उपयोग किया जाता है। अगला है कि काली क्रांति इनमें से किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम से। भारत में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हरित क्रांति से मानी जाती है। इस क्रांति के बाद भारत में पीली क्रांति, गोल क्रांति, नीली क्रांति, काली क्रांति, गुलाबी क्रांति, धूसर क्रांति, रजत क्रांति, सुनहरी क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति, सदाबहार क्रांति की शुरुआत हुई। इनमें से काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम के उत्पादन में आत्मनिर्भरता से है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के अग्रदूत और प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु चरण सिंह कालकट। गुरु चरण सिंह कालकट एक भारतीय कृषि वैज्ञानिक और वर्ष 2005 में पंजाब राज्य किसान आयोग के संस्थापक अध्यक्ष थे। ये पंजाब में हरित क्रांति के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। भारत सरकार द्वारा इन्हें 1981 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। यहाँ से आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।